प्रातः स्मरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, जिनका शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मंच सभागार में सभी विद्वज्जन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इसी स्थान पर 2014 में मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ था। पंडित जी के बहुत आत्मीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी पर केंद्रित साक्षात्कार पुस्तक थे, संवाद में अद्भुतम और हिंदी वस्तुनिष्ठ करके मेरी किताब थी। आज लगभग 11 वर्षों बाद पुनः मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पुस्तक सहसा एक दिन पंडित जी का फोन आया, दादाजी का, कि आप आते नहीं, इस बार आपको आना है। मैंने सिरोधार किया उनका आदेश, और किताब उस समय मेरे पास पंडित जी पर थी नहीं। मैंने अमर कोश की परंपरा और हिंदी कोश करके शोध पत्र पढ़ने का मन बनाया। पंडित जी ने कहा उन पर केंद्रित होना चाहिए। फिर मैंने जो रचनावली निकली पंडित जी की किस खंडों में, उनके प्रकाशक सुमान प्रभात जी को मैंने निवेदन किया कि मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं, मैं लेना चाहता हूँ। और उन्होंने पंडित जी के नाम पर ही, कि मैं काशी से हूँ, उन्होंने निःशुल्क दे दिया। मैं उनके प्रति भी आभार देता हूँ। और उसके बाद मैं जब अध्ययन करने लगा, तैसे छात्र जीवन से तो पढ़ता ही रहा, लेकिन जब उनके कोश के संदर्भ में पढ़ा तो मुझे लगा कैसे विराट व्यक्तित्व का कितना बहुआयामी लेखन था, वह उनके कृतित्व से परिचित हुआ। आज उसी पर केंद्रित मेरा शोध पत्र है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का कोश निर्माण में अप्रतिम योग। प्राचीन भारत में भाषा चिंतन की विशिष्ट परंपरा रही है। यही कारण है कि निघंटु और निरुक्त जैसे भाषा, शब्दकोश और व्याकरण संबंधी ग्रंथ वैदिक काल में ही मिल जाते हैं। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात आदि की चर्चा की है। चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपातस्य भाव प्रधानम आख्यातम तत्व प्रधानानि नामानि। कोशकार अमर सिंह ने अमर कोश की रचना 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच संस्कृत भाषा में की है। विश्व में यह प्राचीन कोश परंपरा का आदि ग्रंथ है। इस परंपरा में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने कोश को तो बनाया है, लेकिन वे अपने आप में विश्वकोश भी थे। इसके संदर्भ में आदरणीय दयानंद मिश्र जी ने, दयानिधि मिश्र जी ने पंडित विद्यानिवास रचनावली के प्रथम खंड में परिशिष्ट 6 जीवन परिचय में ठीक ही लिखा है। वे अपने समकालीन साहित्य और विचार जगत में एक चलते फिरते विश्वकोश के रूप में समादृत रहे, जबकि यह विश्वकोशी पांडित्य ही उनका सच्चा परिचय नहीं है। संस्कृत से लेकर हिंदी और जनपदी भाषाओं के व्यक्ति साहित्य से लेकर लोक साहित्य तक के गहन अध्ययन और जीवन के समस्त आयोजन एवं अनुष्ठान में उनके विनियोजन के कारण ये लोक और शास्त्र दोनों के समान रूप से आधिकारिक प्रवक्ता रहे। उनकी साहित्यिक जड़ें इस धरती में गहरे धसी हुई हैं। इस देश के सूर्योदय एवं सूर्यास्त के साथ अपने परिवेश और परिदृश्य तथा यहाँ की समस्त हलचलों के प्रति वे सतत सतर्क और संवेदनशील रहे। जितनी पैनी उनकी अंतर्दृष्टि है, उतनी ही मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। आधुनिक हिंदी साहित्य में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी पंडित जी के नाम से ही जाने पहचाने जाते थे। उनके नाम का उच्चारण व्यवहार में कोई नहीं करता था। सभी लोग उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते थे और आदर के साथ सम्मानित करते थे। जिनकी पहचान शास्त्रीय भाषाओं
विदेशी भाषाओं और जनपदीय भाषाओं के गहन अध्येता के रूप में थी। जहाँ वे प्राचीन भारतीय भाषाओं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अध्येता थे, तो वे हिंदी, संस्कृत जैसी विलक्षण भाषा को भी आत्मसात किए हुए थे। वे विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अवेस्ता, ओल्ड पर्शियन को भी आधिकारिक रूप से जानते थे। बंगला सहित अनेक भारतीय भाषाओं के भी जानकार थे। वे ऐसे निर्लय विद्वान थे जो जनपदीय भाषाओं की बोलियों के साथ पाणिनि के अष्टाध्यायी के मर्मज्ञ भी थे। निसंदेह ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी किन्हीं शताब्दियों में ऐसे विद्या रत्न हुआ करते हैं, जिसमें पंडित विद्यानिवास मिश्र जी हुए हैं। पंडित जी अपने धर्म, कर्म, आचरण और व्यवहार को जीते हुए भी देश दुनिया में अत्यधिक समादृत हुए। हिंदी के ऐसे कम ही रचनाकार हुए होंगे जिन्हें देश विदेश में समान रूप से ख्याति प्राप्त हुई। यही कारण है कि उन्होंने 2 दर्जन से अधिक देशों की विदेश यात्राएं भी की थी। उनके इस वैदुष्य एवं विराट व्यक्तित्व को हम उनकी रचनाओं से जान सकते हैं, जिसका व्यापक फलक बहुआयामी है। उन विधाओं के साहित्य को 21 खंडों में संकलित करके पंडित विद्यानिवास मिश्र रचनावली के नाम से श्री दयानिधि मिश्र जी के द्वारा प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। उसमें उनकी अनेक विधाओं को संकलित रूप में देखा जा सकता है। बहुविधाओं के सृजनकर्ता हिंदी साहित्य में विरले ही दिखाई देते हैं। उनके साहित्य का वृतांत, निबंध संग्रह, यात्रा मित्र और संस्मरण, कविता संग्रह, रेडियो, रूपक साहित्य, साहित्यालोचन, संस्कृति, संवाद, भाषा चिंतन, अनुवाद, व्याख्या, रचना संचयन, साक्षात्कार, संपादक हिंदी काव्य, निबंध, रेखा चित्र, आलोचना, कोश संपादन, भाषा चिंतन, संपादन, संस्कृत वाङ्मय संपादन, अभिनंदन स्मृति ग्रंथ संपादन, जीवन चरित्र संपादन, पत्र पत्रिकाएं जैसे बृहद रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसे रचनावली के अंतर्गत अविकल रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस दिशा में कोश पर किया गया उनका कार्य अद्वितीय और उल्लेखनीय है। कोश के क्षेत्र में पंडित जी की अनेक कृतियां प्रसिद्ध हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जिन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA अध्ययन कार्य पूर्ण करते ही महापंडित राहुल शांतत्यायन के साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कोश संपादन का कार्य किया था। उन्होंने 1949 में शासन शब्दकोश का निर्माण किया था, जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यद्यपि आजकल यह कोश उपलब्ध है। उसके दूसरे वर्ष उन्होंने भाषा विज्ञान शब्दकोश 1950 में प्रकाशित करवाया था। इसी वर्ष उनके संपादन में दर्शन शास्त्री पारिभाषिक कोश 1950 में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि इस रचनावली में इन कोशों को स्थान नहीं दिया जा सका है, परंतु तीनों कोश अब अनुपलब्ध है। परंतु भारतीय दर्शन की महत्ता को देखते हुए 1964 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफीज बिब्लियोग्राफी अर्थात भारतीय दर्शन का विश्वकोश मोतीलाल बनारसीदास नई दिल्ली के माध्यम से उनके संपादन में प्रकाशित हुआ था। भारतीय संस्कृति और धर्म दर्शन को समझने के लिए यह अद्वितीय कोश है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साक्षरता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा 1982 में प्रणों का शब्द सागर नामक कोश साक्षरता निकेतन लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा इसी वर्ष 1982 में भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका नामक भाषा चिंतन का ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया है। उनके वैदुष्य को देखते हुए पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के द्वारा पुराण कथा कोश 1998 में संपादित और प्रकाशित किया गया था। यह कोश ग्रंथ
पौराणिक आख्यानों को समझने और जानने का आधिकारिक ग्रंथ है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से कोश के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उस दिशा में 1983 में हिंदी प्रयोग वार्षिकी कोश उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इस कोश के साथ साथ ब्रजभाषा के अप्रतिम मेधा का दिग्दर्शन साहित्यिक ब्रजभाषा कोश में दिखाई देता है। साहित्यिक ब्रजभाषा कोश उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा 3 खंडों प्रकाशित किया गया है। इस कोश का प्रथम भाग 1985, द्वितीय भाग 1989 और तृतीय भाग 1990 में प्रकाशित किया गया है। इसमें उनके सहयोगी संपादक के रूप में श्री प्रकाश जी भी थे। छात्र जीवन से ही पंडित जी का ब्रजभाषा के प्रति गहन अनुराग था। यह इसलिए उन्होंने अपनी पहली कविता ब्रजभाषा में ही लिखी थी। यह विषय उनके इस एक साक्षात्कार से स्पष्ट होता है जो डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी ने लिया था। उन्होंने प्रश्न किया था कि आपने कितने वर्ष की अवस्था से लिखना शुरू किया है? तो उनका उत्तर था, डॉक्टर विद्यानिवास जी ने बताया कि 12 वर्ष की उम्र से शंकर साप्ताहिक गोरखपुर से निकलता था, उसमें पहली रचना छपी थी। पहले ब्रजभाषा में कविता लिखी, हिंदी में कहानियां लिखी जो स्थानीय पत्रिकाओं में छपी। निबंध लेखन 1944 से प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद की पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। पहला निबंध संग्रह चितवन की छाह 1952 में छपा। उसके आगे डॉक्टर जगन्नाथ जोशी जी ने पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के कोश निर्माण पर रेखांकित करते हुए अपने पुस्तक में लिखा है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की ख्याति कोशकार के रूप में भी भुलाई नहीं जा सकती है। आपने लगभग 5 कोशों का संपादन किया है। इस स्वरूप में इन्होंने एक नहीं अनेक कोशों का संपादन किया है। उसमें से प्रमुख है शासन शब्दकोश, दर्शन शब्दकोश, भाषा विज्ञान शब्दकोश। इन कोशों के संपादन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी प्रकार के भाषाई प्रयोगों में इन्हें महारत हासिल है। इनके भाषाई तकनीकी का ज्ञान का परिचय भी इस संपादकीय स्वरूप से स्पष्ट हो जाता है। कोश का विनिर्माण और संपादन वास्तव में एक बड़ा ही दुष्कर एवं जोखिम का कार्य माना जाता है, पर मिश्र जी ने इन जोखिम भरी चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी निर्माणी और कार्यकृत प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह निश्चय ही अजोड़ अपनी किस्म का एक एवं प्रशस्य कार्य है। पंडित जी को जितनी प्यारी मातृभाषा के रूप में भोजपुरी लगती थी, वैसा ही अनुराग ब्रजभाषा के प्रति था। यही कारण है कि उन्होंने साहित्यिक ब्रजभाषा कोश तैयार किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य के सरोकार में ब्रजभाषा साहित्य नामक निबंध में इस मोह का श्रवण नहीं कर पाए और ब्रजभाषा की प्रशंसा में लिख दिया है। इसीलिए इसने सारी सीमाएं तोड़ दी। रहीम, रसखान, मुबारक, रसलीन, ताज, अनीस, मीर जैसे अनगिन मुसलमान कवि इसकी ओर खींचे। दूर सौराष्ट्र में ब्रजभाषा कविता की पाठशाला खुली। केरल के राजा स्वाति तिरुनाल ने, तंजौर के नायकों ने ब्रजभाषा में कविताएं रची। असमिया में आकिया नाट में ब्रजबुली का भरपूर उपयोग हुआ। यही नहीं, ब्रजभाषा ने फारसी कविता को और उर्दू कविता को प्रभावित किया। काफिये की सफाई और मुहावरों की तुलना, लुराई और शब्दों की तरलता ब्रजभाषा ने ही गालिब को दी। ब्रजभाषा जनजीवन से इतनी जुड़ गई कि जिन क्षेत्रों में दूसरी बोलियां बोली जाती थी वहां भी बहुत से लोकगीत ब्रजभाषा के रंग में ही लोक कंठ से फूटे। उनके कोश संपादन की महत्वपूर्ण पुस्तक साहित्यिक ब्रजभाषा कोश है, जो 1985 में प्रकाशित हुई थी। उसकी भूमिका में पंडित जी ने लिखा है कि ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग की बोली है
जिसका व्यवहार क्षेत्र राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र भी ब्रजभाषा के ही अंतर्गत है। इस क्षेत्र का एक नाम ग्वालरी भी है। मथुरा क्षेत्र की ब्रजभाषा को मानक ब्रज के रूप में माना जाता है। सूरदास ने अपने काव्य में मथुरा क्षेत्र की ब्रजभाषा का व्यवहार किया है। किसी भी भाषा में शब्दावली अनेक क्षेत्रों से आई हुई रहती है। ब्रजभाषा की शब्दावली का एक छोर संस्कृत से जुड़ा है तो दूसरे छोर पर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के तद्भव शब्द है। ब्रज क्षेत्र के जनजीवन का क्रमिक विकास भाषा के माध्यम से भी रेखांकित किया जा सकता है। जैसे जैसे ब्रजभाषा काव्य का विस्तार हुआ, भाषा की शब्द संपदा बढ़ती गई। अनेक स्रोतों से आए शब्द ब्रजभाषा को समृद्ध करते गए। भाषा व्यक्ति की प्रकृति, जीवन, उसके मानसिक विकास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जहाँ ब्रजभाषा के किसी कवि ने अपने ब्रजी काव्य में तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है तो किसी ने तत्सम शब्दावली को अधिक महत्व दिया है। पंडित जी मानते हैं कि हिंदी की जो शक्ति है वह जनपदी भाषाएं हैं, जिनसे हिंदी शक्तिशाली और मजबूत बनती जा रही है। यह हिंदी अपनी जनपदी भाषाओं के रस से हरी भरी बनी हुई है। इन्हीं जनपदी भाषाओं के लेखक हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने साहित्य की सरोकार पुस्तक में हिंदी और जनपदी भाषाएं के अंतर्गत इस पर जोर दिया है कि हिंदी को भोजपुरी, अवधी, ब्रज बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, हाड़ौती, पहाड़ी और न जाने कितनी हिंदी की क्षेत्रीय जनपदी भाषाओं से ऊर्जा मिलती है, उसको संकेत करते हुए उन्होंने लिखा है कि हिंदी की शक्ति का स्रोत है इतनी जनपदी भाषाओं का यह रस संभार। हिंदी इनसे निरंतर समृद्ध हो रही है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ कि इनकी एक पुस्तक है हिंदी की शब्द संपदा, जिसमें उन्होंने ग्रामीण भाषा में जो शब्द व्यवहार हो रहे हैं उनको कैसे जीवित रखा जाए, इस पर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि आना जी बादल जरूर, आम में बौर आ गए, आवाजें कंगन बनवाई दे सोने के, कभी गाड़ी पर कभी नाव पर, करघा कारखाना, शब्दावली, कालचक्र, कुम्हारगिरी, खाट बुराई, खेती उपजे अपने कर्म, खेती का धुरंधर आदि बातें जो है इस पुस्तक में आप गांव के एक एक शब्दों को आप देख सकते हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं अपने बात को ही विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।